भैया क्लियर चेक करोगे? अब ध्यान दीजिएगा जी, तो कल ही बताया था 21 के तहत आपको बहुत सारे अधिकार हैं। अभी छीना कैसा जाता है याद रखिएगा, तो इसका एक ही आधार है, समझिएगा, विधि का उल्लंघन। आप विधि का उल्लंघन करोगे तब आपको अनुच्छेद, हाँ, जो अनुच्छेद 21 है जी, उनके तहत जितना भी आपको दिया गया है सभी अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे समझिएगा, वर्तमान में हमारे पास नया संहिता आया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। अब समझिए ये कहता क्या है, तो सबसे पहले धारा 101 क्या कहता है? हत्या। यदि आप किसी का हत्या कर दे तो आपको सजा होगा। तो यह जो सजा के प्रावधान करता है ये आपको बताया गया है धारा 103। वो निर्भर करता है कि सजा, मतलब जो सजा दिया जाएगा आपका जो प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, सबसे तय होता है, या आजीवन हो सकता है। उसी प्रकार यदि किसी को हत्या के लिए आप उकसा रहे हो, उकसाना, ठीक है जी, उकसाना किसके लिए? हत्या के लिए, तो इसके लिए धारा 105 दिया गया है, ये भी प्रावधान किया गया है। मतलब क्या है जी? विधि का उल्लंघन। और जान लीजिएगा, जैसे कि आप आत्महत्या के लिए कोशिश करते हो, ठीक है जी, आत्महत्या दोनों लागू होता है ना, वो कराने वाला और साथ देने वाला। तो अगर आत्महत्या की अगर बात करें तो धारा 109 लगता है, याद रखिए, ठीक है। अब दूसरा, यदि मान जाए किसी को छेड़खानी कर दिया, उसके लिए भी कुछ प्रभाव है, छेड़छाड़, धारा 74, मोस्ट टाइम पे जी, अब जा सकते 74। और पीछा करना, स्टॉकिंग, ठीक है जी, ये बताया है धारा 78। सब काम का है ना, याद रखिएगा। आत्महत्या 109, हत्या 101, धारा 103 की सजा है ये इसका लिए बस, ठीक है। फिर उकसाना 105 है, धारा 109 क्या कहे? आत्महत्या के लिए है, ठीक है। जबकि पीछा करना 78 और छेड़छाड़ जैसे कार्य कर लेना धारा 74। अब वही समझिएगा, चोरी जैसा आरोप लगता है उसके लिए आपकी धारा जो बात किया गया है 302, पहले ये हत्या था, अब क्या हो गया जी? चोरी हो गया, ठीक है। और छीनना कहने का मतलब है किसी चीज को छीन लेते हो, वो आपका लग जाता है 304, ये बताया बेसिक, ठीक है जी, याद रखिएगा। और लिख लोगे का इंफॉर्मेशन है जानने के लिए अभी वर्तमान में, ठीक है। अब समझे, ऐसे आरोप आप लगा दिए, ये लग जाता है, तो आपको जो 21 है वो आपसे छीन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 छीनने का आधार क्या बन जाएगा? आपने क्या किया जी? विधि का उल्लंघन है। तो विधि का उल्लंघन कैसे किए? तो विधि का उल्लंघन किए, आप कानून का उल्लंघन किए, तो बताया है किसके तहत आपने कर दिए, उनके तहत आपको क्या दिया? सजा दिया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, हो गया क्या यहां तक? देखिए, अब 21 किसके खिलाफ दिया है आपको, ये भी जानना पड़ेगा। कौन आपका संरक्षण करता है, ये भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 जो दिया है याद रखिएगा, ठीक है। यदि पुलिस आपको क्या कर दिया जी? बंद कर दिया, पुलिस आपको क्या कर दिए? बंद कर दिया, किसी कारणों से बंद कर दिया है, तब आपको संरक्षण कौन करेगा? न्यायालय। समझ में आया? न्यायालय आपको संरक्षण करेगा, न्यायालय का कार्य है। और बंदी कौन बनाएगा? पुलिस या निजी व्यक्ति, ठीक है। तो फिलहाल निजी व्यक्ति तो करेगा ना, उसके ऊपर चढ़ ही जाएगा, तो बंदी कौन बना सकता है? पुलिस। तो न्यायालय को क्या करे? संरक्षण। तो बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कई बार, क्या अनुच्छेद 21 किसके खिलाफ लगता है? 3 प्रकार का होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका।
तो याद रखिएगा 21 कभी भी विधायिका के खिलाफ नहीं लगने वाला। विधायिका क्या एक प्रकार से आपका कानून है, यह तो कार्यपालिका होगा, कार्यपालिका में ऊपर प्रशासन आ जाएगा, तो कार्यपालिका के विरुद्ध कौन कार्य करेंगे जी? न्यायालय, जो आपको 21 देता है। इसी के एग्जाम्पल आपको बताता हूं और आगे समझिएगा। जो जानना जरूरी है, एक आता था व्यभिचार, ये जानिएगा मोस्ट एमपी है व्यभिचार, जो पूर्ववर्ती था, जो आईपीसी की धारा 497 में दर्ज किया गया था। पहले क्या है, व्यभिचार का मतलब होता है एडल्ट्री, एडल्ट्री होता। अब होता क्या है समझिएगा जी, व्यभिचार, व्यभिचार भी आपको 21 के तहत दिया गया था, लेकिन इसका जो तरीका था वो आपका गलत था। ठीक है, समझिएगा। यदि दो कपल है ए और बी, ठीक है, दोनों क्या जी, पति पत्नी, समझिएगा, दोनों पति पत्नी है, कुछ कारणवश बी का अफेयर किससे हो गया? सी का हो गया। तो यदि ए को पता चल जाता था कि इसका इनके साथ क्या चल रहा है जी, सी जो भी होगा इनके साथ क्या होगा, इनका अफेयर हो गया, तो यदि सी को मतलब ए को पता चल गया सी के बारे में, तो याद रखिएगा ए जो है किनके खिलाफ कंपन करेगा? सी के खिलाफ। और जो सजा होगा याद रखिएगा, इसमें प्रावधान के सजा किसके? केवल सी को मिलेगा, मतलब जो लड़का है उसको मिलने वाला था। जबकि यहां पर दोनों को क्या थी, दोनों यहां पे कसूरवार थे और सजा केवल किसके किया गया था? सी के बारे में। तो कहीं ना कहीं लगा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बोला ये गलत है। अब क्या बोला? इसीलिए एडल्ट्री को, ये जो धारा 497 वर्तमान में समाप्त हुआ कब? 2018 में, 2018 में समाप्त कर दिया गया है। और ये बोला यदि शादी होने के बाद किसी अफेयर हो जाता है तो सजा नहीं हो सकता, क्योंकि एडल्ट्री है, दोनों के पास क्या समझ के साथ किया गया है। लेकिन आधार बनता है किसका? तलाक का। याद रखिएगा, तलाक का क्या बन जाता है? आधार। अगर पति लेना चाहे तो पहले क्या था, पत्नी को किसी भी प्रकार से आप हाथ नहीं लगा सकते थे, जो कसूरवार होगा सी ऊपर ही चला। कितने भी प्रकार का केस है, ये था 497, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जी? खारिज कर दिया। मतलब वर्तमान में जो धारा है ये समाप्त है, लेकिन एडल्ट्री है वो आपको अभी भी दिया गया है। उसी प्रकार से वर्तमान में चला जाता। कोई कपल जैसे कि लॉ जो चले जाते हैं तो पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती, ऑर्डर आता है, उनका अधिकार है, बस शर्तें क्या हो जी? दोनों बालिग होना चाहिए। याद रखिएगा, पुलिस किसी भी हालत में नहीं पकड़ सकती, बस शर्तें क्या हो जी? वो मतलब जो होता है नहीं एज, वो एज से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है? अधिकार है, 21 के तहत भी दिया गया है। तो ये पर्सनल चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, इसी चीज में एक आता है हमारा निजता का अधिकार। निजता का अधिकारी भी आ गया। ठीक है जी, ये क्या था? निजता का अधिकार। अब निजता के लिए बहुत सारा प्राइवेसी बातें आ जाता है। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है जो पुलिस पकड़ भी लेते तो उजागर नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, अगर करोगे तो पुलिस के खिलाफ जा सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कंडीशन कैसा था, तब मान्य होगा ना। तो ये आपका अधिकार दिया गया है। तो अब समझिएगा जी, 21 बेसिक कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? याद रखिएगा, विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध कार्य करने पर, विधि विरुद्ध कार्य करने पर क्या किया जाएगा? 21 के तहत प्राप्त सभी मूल अधिकार क्या हो जाएंगे जी? समाप्त। याद रखिए, समझ आएंगे? सभी अधिकार बोल सकते हो, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, निवास पाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से बाहर विचरण करने का अधिकार है प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर, स्वस्थ निंद्रा का अधिकार है, स्वस्थ वायु का अधिकार है, जितना अधिकार है सब जान सकते हो। फेमस ये पूछता है निजता, देखिए 2 क्वेश्चन बनता है। एक पूछता है आपके पास आरटीआई, ठीक है, तो आरटीआई को किसके तहत परिभाषित किया गया? याद रखिएगा, इसे किया गया है 19(1) के तहत, जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार। जबकि राइट टू प्राइवेसी, याद रखिएगा जी, आरटीपी, ठीक है जी, ये किसे किया गया है? 21 में। दोनों याद रखिएगा, निजता का अधिकार 21 में बताया है, जबकि आरटीआई 19(1) के तहत। दोनों बार पूछा जाता है,
21 में दिया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो 21 में हो गया है। ठीक है, आगे चलकर एक संविधान संशोधन किया, देखते हैं कि क्या होता है। इसको लिख लीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 19(1) के तहत मिला है। ठीक है, जबकि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार 21 के तहत है। और वही बगल लिख लेना, डिजिटल एक्सेस करने का अधिकार भी क्या होगा आपका 21 लिख लो, वही बगल में क्या लिखोगे, डिजिटल एक्सेस करने का अधिकार, ये मिल जाएगा आपको आगे। अभी कानून नहीं बना है लेकिन आगे मिल जाएगा। ठीक है जी, अब समझिएगा, ये अनुच्छेद 21 हो गया बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़ो कि नहीं पढ़ो जी। चलिए, अब देखिएगा, एक संविधान संशोधन किया 86वां, किसी को याद है 86वां संविधान संशोधन कब किया जी, 2002 ना, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, और क्या जोड़ा यहां पर, अनुच्छेद 21 में एक खंड जोड़ा जिसे कहते हैं 21 का और यहां पर शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्या जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। समझिएगा जी, शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था। अब ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब समझ में आया, पहले ये आपका भाग 4 में था जिसे कहते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये निर्भर करता था कि सभी राज्य के आर्थिक स्थिति के आधार पर कराए या ना कराए। तो अब वर्तमान में पूछा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये क्या बन गया, शिक्षा अधिकार मूल अधिकार है। अब बच्चे को आप शिक्षा पाने से वंचित नहीं कर सकते। यदि वंचित कर दिए हो 2 पर केस चलेगा। मान लिया सरकार उसको शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ चलेगा केस, कि सरकार का दायित्व है उसे देना पड़ेगा। और दूसरा, सरकार तो दे रहा है, यदि उसकी मम्मी पापा के जो पेरेंट्स हैं अगर वो उसे रोक रहे हैं उनके खिलाफ चलेगी। समझ आ गया है, इसलिए याद रखिए ये शिक्षा का अधिकार अनिवार्य हो गया है, क्योंकि शिक्षा क्या है जी, आज के युग में विकास का क्या है, ये माध्यम है। ठीक है, और विकास के माध्यम को आप नहीं छीन सकते। ठीक है, समझ में आ गया। पहले कहां था ये पूछा जाता है, पहले क्या था ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, राज्य की इच्छा पर निर्भर होता था। इसीलिए देखिए सरकार ने पॉलिसी चेंज लाया। फिर क्या क्या आपके पास जी, शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया है, राइट टू एजुकेशन 2009 में लाया। ठीक है, याद रखिएगा सबको क्या दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर सरकार इसीलिए देखोगे आप 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सरकार खुद से यूनिफॉर्म भी दे रहा है। आजकल हर चीज पढ़ने की सुविधाएं दिया जा रहा है ताकि आइए सके, कई प्रकार की योजनाएं भी चलाया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये किसमें शामिल था, 21 का में शामिल था। अब ऐसा नहीं याद रखिएगा, जो भाग 4 में होता है जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यदि वहां से कोई है उसे यदि सभी राज्य सरकार लागू करना चाहे तो वही से भाग 4 उठ के कहाँ चला जाता है, भाग 3 में आपका क्या बन जाता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले कहा था ये भाग 4 में था, जो किसके तहत 45 में बताया गया था, याद रखिएगा। तो ये था हमारा 21 कंप्लीट हो जाता है। ये मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा जी, किसके तहत आया ये, 21 का की तहत। कब हिस्सा बना हमारा, 2002 में। इसीलिए याद रखिएगा, अब इसको शिक्षा का अधिकार देने के लिए सरकार ने क्या लाया जी, शिक्षा का अधिकार को लागू करने के लिए क्या लाया है, RTE जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या लाया है 2009। अभी क्या कहता है, कैसा भी प्राइवेट कॉलेज हो, सॉरी स्कूल हो, 25% किसके लिए फिक्स रहता है, गरीब लोगों के लिए। समझ में आ गया जी, 25 देता ही है, प्रावधान तो बहुत सारे हैं। समझ में आ गया, RTI एक्ट 2009 संपूर्ण देश में लागू है। याद रखिएगा, पहले क्या था, गवर्नमेंट तो कर ही रहा था, अब ऐसे बच्चे हैं जो अपना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो प्राइवेट
जो संस्थान होता है वहां पर भी इसके जरिए क्या दिया जाता है जी, प्रवेश का मौका दिया जाता है। और अब जब प्रवेश करोगे आपकी पूरा पैसा कौन वहन करेंगे, सरकार वहन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहते हैं आरटी एक्ट 2009। किसके लिए लाया गया है, शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए। याद रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में 25% क्या होगा जी, गरीबों के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व या आरक्षित। अब याद रखिए वो कैसे भी कैटेगरी हो भाई, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, गरीबों के लिए है, हमेशा याद रखिए। 25% रखा जाता है। अभी हाल ही में देखोगे अभी फॉर्म डाला गया था। ठीक है, तो ये था हमारा 21 समाप्त हुआ। 21 समझ आएगा, दो चीज था, क्या है, राइट दिया है किसके लिए, लाइफ के लिए और पर्सनल लिबर्टी के लिए दिया गया है। और दूसरा क्या दिया है, राइट टू एजुकेशन। दोनों किसमें मिलेगा आपको, 21 में मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अगला, अब अगला देखते हैं, अगला अधिकार। ठीक है जी, धारा 22। धारा क्यों लिख रहा हूँ जी, मैं अनुच्छेद लिखूंगा ना। हाँ, यही होता है जी, पता है। अनुच्छेद 22, ये मोस्ट एमपी जी, ये आपका राइट से है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये मोस्ट एमपी है ना, याद रखिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है जी, चलिए आज दो चीज बताता हूं। इसका टाइटल क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो समझिएगा जी, दो प्रकार के कानून है हमारे पास। पहला समझिएगा, यदि आप अपराध कर दिए, अपराध के बाद, ठीक है, एक होता है अपराध के बाद, मतलब आपने ऐसा कर्म, ऐसा काम कर दिया जो क्या कि लॉ को आपने क्या किया, तोड़ दी। और दूसरा होता है अपराध के पहले, अपराध की पहली। ये दो प्रकार का कानून किसी भी देश में रहता है। समझ में आ गया। आप लोग बोलते थे रॉलेट एक्ट क्यों फेमस है, यही बताने, रॉलेट हमारे यहाँ भी लागू है, अभी भी लागू है रॉलेट एक्ट है जी। देखिए क्या करते हैं, यदि अपराध के बाद होता है तो इसे हम लोग कहते हैं दंडात्मक निरोध। क्या कहते हैं, दंडात्मक निरोध। इंग्लिश में इसे कहते हैं पुनेटिव डिटेंशन। पुनेटिव डिटेंशन ये पूछा जाता है। तो पुनेटिव डिटेंशन कब लागू होता है, अपराध के बाद, ठीक है, विधि का उल्लंघन के बाद। और एक होता है अपराध के पहले, पुलिस को शक मात्र हो जाता है कि भैया बहुत बड़ा अपराध होने वाला या घटना घटित होता है, तो शक के आधार पर पुलिस भी लोगों को नजरबंद बना के रख लेते हैं, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं जी, दंडात्मक। हाँ, इसे कहते हैं निवारक निरोध। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में इसको याद कर लीजिएगा। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अपराध के पहले लागू होता है, और इसका आधार क्या होता है, शक मात्र से। शक मात्र आधार पर आपको क्या बनाया जा सकता है, बंदी। याद रखिए, ठीक है जी। शक हो जाता है कि आपकी वजह से क्या होने वाला है, बहुत बड़ा दंगा होने वाला है या कुछ घटना घटित होने वाला है, उस आधार शक मात्र से आपको बंदी बनाते हैं। तो कौन सा है, निवारक निरोध। और निवारक निरोध के बारे में बताया गया है धारा, ठीक है जी, 22(4) से लेकर 22(7) तक। जानना नहीं है, बस जान लीजिएगा, इसने प्रावधान किया है। कहा, निवारक निरोध में बताया है 22(4) से लेकर 22(7) तक। ठीक है,
जबकि दंडात्मक निरोध के बारे में बताया है धारा 22 1 से लेकर 22 क्या हो जाएगा जी 3 तक। ये पूछा नहीं है, जानना बस है। तो दंडात्मक निरोध अनुच्छेद, अरे अनुच्छेद लिखेंगे ना, धारा मत लिखिएगा, अनुच्छेद लिखिएगा, ये धारा नहीं आएगा, ये संविधान है ये, ठीक है जी। अनुच्छेद होगा और ये भी क्या होगा जी अनुच्छेद, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 1 से लेकर 3 तक किसके बारे में बताते हैं, दंडात्मक निरोध, ठीक है। फिर क्या पता चलता है, निवारक निरोध अपराध के पहले, ठीक है, समझ आ गया। अब कस्टडी भी 2 प्रकार का होता है, वो भी जान लीजिएगा, वो भी जानिएगा, ठीक है। एक होता है पुलिस कस्टडी, एक क्या होता है जी पुलिस कस्टडी, समझ आ गया। पुलिस कस्टडी कब होता है, अपराध कर दिए हो तो अपराध को कबूलवाने के लिए पुलिस के पास जब भेजा जाता है उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी, जिसमें आपको पुलिस क्या करेंगे दी 3-4 लगाएंगे, ठीक है। और एक होता है न्यायिक कस्टडी, ठीक है जी। न्यायिक कस्टडी जिसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी के नाम से या सबसे बेस्ट है न्यायिक कस्टडी। पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, आप नाम सुनोगे जी, पुलिस रिमांड में लेती है तो इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी, और क्या चलेगा वहां पे लात घोंसे। जब न्यायिक कस्टडी बोलते हैं याद रखिएगा, तो न्याय करते हैं तो वहां पे केवल पूछताछ होता है। तो आप सुने होंगे बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि आरोप लग जाता है, अभी देखोगे आप सौम्या चौरसिया हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, उन लोगों को कहाँ भेजा गया है न्यायिक कस्टडी में, और छोटे जो चोर होते कहाँ भेज दिया जाता है पुलिस कस्टडी, तो यहाँ पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। और ये भी बताता हूँ बचने के उपाय, मान लीजिए ऐसा अपराध हो गया किसी से, होना नहीं चाहिए, हो गया या जान परिचित का हो गया, तो सबसे पहले बोलो भैया आप स्वीकार ही कर लो, नहीं क्यों तो भी स्वीकार कर लो, हाँ मैंने किया हूँ कहकर, सच्ची बता रहा हूँ, बस जाओ जाके वहां पर। जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आप जो मन में आता है वो बोल दीजिए, आप बच जाओ, ये है। क्योंकि पुलिस अगर मारेगी तो भैया आपको बिना मतलब को कबूलोगे, उससे अच्छा कि बचने से स्वीकार कर लो, वो भी मायने नहीं होता, क्योंकि पुलिस दबाव के सामने बोल रहे हो ना आप बोलोगे नहीं सामने बोलना, सीधे हम डर में आके बोला सीधा बोलिएगा, तो रिकॉर्ड मान्य नहीं होता ना जी, याद रखिए। हमेशा इस वाले का मान नहीं होता है न्यायिक कस्टडी वाले का, वहां पे रिकॉर्ड चलता है, क्योंकि वहां पे शांति को समझाया जाता है, वहां पे पुलिस नहीं रहती इस वाले पे, इसके वो बड़े अधिकारी आ जाते हैं लेवल अच्छे वाले, और यहाँ पे जी आरक्षक जो बनने वाले हैं वो लोग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल याद रखिएगा। तो पुलिस कस्टडी में क्या कीजिए, बचने के लिए स्वीकार कर लीजिएगा, न्यायालय मतलब न्यायालय ले जाइएगा, न्यायाधीश के सामने सीधा बता दीजिए सर ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, मैंने पुलिस से बचने के लिए स्वीकार कर लिया था, उसी समय पुलिस को आदेश देंगी, ठीक है, कि आप रियल जो भी है वो करके लाओ कहकर। ये बेसिक प्रावधान था। अब अधिकार क्या दिया वो समझिए। सबसे पहला, हिरासत में रखे जाने का, ठीक है जी, तो अधिकार दिया गया है, तो ठीक है समझिएगा, तो समझिए हिरासत में रखे जाने का अधिकार है, तो आपको अधिकार ये मिला है, क्यों रखे मतलब कारण, क्या कह सकते हैं, कारण जानने का अधिकार है, इसको ऐसे लिखिएगा, हिरासत में रखे जाने का कारण जानने का अधिकार है। समझ में आया, पहला क्या बोलते हैं, आपको हिरासत में रखे जाने का या गिरफ्तारी के समय जब आता है तो आपको क्या होता है जी, जानने का अधिकार है। यदि आपको पुलिस भी आता है, आप बोल रहे भैया वारंट लाइए, बिना वारंट के आपको घर में भी नहीं घुस सकती, न को गिरफ्तार कर सकती, वारंट बहुत काम आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्या देखे हम लोगों ने, हिरासत में रखे जाने का कारण। दूसरा, पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार। याद रखिएगा ये आपको अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो सुने होंगे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर तुरंत सूचना दिया जाता है, उनके दोस्त किसी को भी दिया जाता है कि आपके इसने क्या है जेल में मिलने आ जाइएगा,
तो क्या होता है जी, पसंद के वकील रखने का अधिकार है, किसी को भी रख सकते हो, आपके ऊपर पैसा किसी को अफोर्ड कर सकते हो। पैसा ही नहीं, सरकार भी आपको क्या देते हैं, मतलब गवर्नमेंट आपको एक वकील देते हैं जिसे कहते हैं सरकारी वकील, समझ में आ गया, वो भी देते हैं जो केस हारने की हमेशा रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तीसरा, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, याद रखिएगा जी, तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं, 24 घंटे के भीतर, कुछ नहीं, 24 घंटे के भीतर, याद रखिए जी, न्यायालय में पलारी वाले माइक ऑफ कीजिएगा ना, पलारी वाले माइक ऑफ कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए जी, तीसरा मोस्ट एमपी है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रस्तुत करने का अधिकार। अब समझिएगा, ये तीन अधिकार 22, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 22(1) के तहत। सब किसके तहत मिला है, अनुच्छेद 22(1) के तहत। पहला क्या होता है, हिरासत में अगर गिरफ्तारी करने आते हैं तो कारण जानने का अधिकार है। आप बोल सकते हो वारंट बताइए क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, जानने का अधिकार है। दूसरा, अब गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको मौका दिया जाता है, आप किसी भी अपने लॉयर को बुला सकते हो। और तीसरा जी, गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर कहां रखा जाएगा, न्यायालय में। अब याद रखिएगा, 24 घंटे के भीतर किसे माना जाएगा, याद रखिएगा, यात्रा के समय, याद रखिएगा जी, यात्रा के समय व्यवधान को छोड़कर, व्यवधान को छोड़कर, व्यवधान मतलब किसी प्रकार का क्या आ गया, रुकावट आ गया, उसे काउंट नहीं किया जाता। जैसे समझिएगा, गिरफ्तार किया है, अचानक से क्या हो गया जी, किसी प्रकार के हड़ताल चल रहा है, उसे नहीं काउंट किया जाता है। या छुट्टी पड़ गया, जैसे शनिवार को गिरफ्तार किया, छुट्टी पड़ गया, तो यार यात्रा के दौरान व्यवधान को छोड़कर, व्यवधान में छुट्टी पड़ जाना, ठीक है, तो याद रखिए इसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे ही। अब निर्भर करेगा, न्यायालय चाहे तो आपको कस्टडी किसको भेज सकते हैं, अगर संगीन अपराध किए हो तो आपको कहां भेजेंगे जी, पुलिस कस्टडी में, या पुलिस पहले मुलाकात में आपने स्वीकार कर लिए कि मैंने ही किया हो, कहां भेजेंगे आपको, न्यायालय कस्टडी में भेज दिया जाता है। यह है आपका 22(1). दूसरा, अब समझिएगा अनुच्छेद 22 का 2, ये क्या कहता है, यदि 24 घंटे से ज्यादा आपको क्या बनाना है, बंदी बनाना हो, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना, समझिएगा जी, क्या बोल रहा है, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना, तो किसकी सिफारिश से, याद रखिएगा, न्यायालय, न्यायालय की सिफारिश या अनुमति से, अनुमति लिख लीजिएगा, न्यायालय के अनुमति से। ये समझ में आया कि नहीं बताइए मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 24 घंटे के भीतर आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, वो भी क्या था जी, सशरीर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा तो यदि लगता है पुलिस को और समय चाहिए तो आप तुरंत कहां प्रस्तुत करेंगे, थाना प्रस्तुत किया जाता है, फिर आप सुनेंगे वहीं से जेल भेज दिया जाता है या जमा दे दिया जाता है। तो 24 घंटे से ज्यादा रखना होगा। एक ही कंडीशन में न्यायालय आपका क्या करेगा, हमेशा समर्थन, तभी जाके 24 घंटे से ज्यादा आपको क्या रखें, जेल में भेजा जाएगा, अन्यथा किसी भी कारण में आप जेल में नहीं ठहर सकते। तो कौन अनुमति देगा, याद रखिए, अनुमति कौन देंगे जी, न्यायालय, ठीक है। तो 22(1) 3 प्रकार का राइट्स दिया है, 24 घंटे से ज्यादा किसमें दिया, 22(2) बताया है। अब अगला देखते हैं 22(3), अनुच्छेद 22(3). अब समझिएगा अनुच्छेद 22(3) क्या कहता है, उपरोक्त जो अधिकार दिया है, उपरोक्त अधिकार, समझिएगा, उपरोक्त अधिकार
कौन कौन सा जी बताइए तो? अनुच्छेद 22(1) आएगा। फिर क्या आने वाला है? अनुच्छेद 22(2) प्राप्त अधिकार। ठीक है जी। तो ये कह रहा है 22(3) कि जो 22(1) 22(2) मिला, किसको मिला है वो बता रहा है। जो प्राप्त अधिकार है, याद रखिएगा, निवारक निरोध, निवारक निरोध एवं विदेशी शत्रु को छोड़कर सभी को प्राप्त है। ये समझ में आया? किसको छोड़कर जी? जो निवारक निरोध बना लिया, अपराध से पहले बना लिया है, शक के आधार पर उसको छोड़ दीजिएगा। और एक क्या होता है? शत्रु देश को छोड़कर बाकी सबको उपरोक्त तो कौन सा अधिकार मिला है? 22(1) 22(2) मिला है। समझ में आया? आया कि नहीं आया जी बताइए? 22(1) क्या कहता है कि यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाए? आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। दूसरा क्या होता है? मनपसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है। और तीसरा क्या कहता है? 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय लिया जाएगा, जिसमें यात्रा की अवधि को छोड़ दिया जाता है। छुट्टी पड़ गया, कुछ रुकावट आ गया, छोड़ दिया जाता है। जबकि 22(2) क्या कहता है? 22(2) ये कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक यदि आपको रखना होगा तो आपको अनुमति कौन देंगे? न्यायालय। और 22(3) क्या कहता है कि 22(1) और 22(2) किसको मिला है? भारत के सभी नागरिकों को मिला है, बशर्ते वह व्यक्ति निवारक निरोध के तहत या विदेशी शत्रु न हो। इनको छोड़कर सभी को प्राप्त है। समझ आ गया? ये है 22(3). तो ये अभी तक जितना हम लोग देखें, ये किसके बारे में देखे हम लोगों ने? दंडात्मक निरोध के बारे में देखी। कहने का मतलब है पुनेटिव, उसके बारे में देखे हम लोग। ठीक है जी। क्योंकि आपने अपराध किए हो, अपराध किए, किसी प्रकार के लॉ को आपने तोड़े हो, तब मिलता है। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं निवारक निरोध किसे कहा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है वो समझिएगा। ठीक है। तो याद रखेगा निवारक निरोध। ठीक है जी। निवारक निरोध के बारे में बताया है। ठीक है। अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक। ठीक है। इसको डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक पूछा गया नहीं गया है। ये बस पूछा गया है कि निवारक निरोध है क्या चीज। किसमें बताया है? अनुच्छेद 22 में। तो ये लगता कब है ये भी जान लीजिएगा। लगता कब है? लगता कब है कहने का मतलब है कब आपके पास आरोप लगेगा। तो याद रखेगा, अपराध घटित होने से पहले, होने से पहले, अपराध घटित होने से पहले क्या लगेगा? निवारक निरोध। समझ आ गया? और आधार क्या बनता है? याद रखिएगा, आधार क्या होता है जी? आधार, आधार कहने का मतलब है भारत की रक्षा को लेकर। ठीक है। आधार क्या बन सकता है? सुरक्षा को लेकर। ठीक है। यह आधार क्या बन सकता है? अखंडता को लेकर। ठीक है। यह आधार क्या बन सकता है जी? लोक व्यवस्था को भंग करने के आरोप पर। ठीक है। तो ये आधार है। और किस आधार पर लिया जाएगा? मात्र शक के आधार पर, मात्र शक के आधार पर। याद रखिए, शक के आधार पर पुलिस आपको क्या बना सकती है? बंदी। मतलब यदि आप पर निवारक निरोध लगा दिया, आप न्यायालय नहीं जा सकती। समझ में आ गया? मतलब 22(2) या 22(4) लग गया आपके ऊपर, आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्योंकि आप पर क्या आरोप लग गया जी? आपके मौजूद होने की वजह हो सकता है भारत की रक्षा को खतरा पड़ जाए, सुरक्षा को खतरा पड़ जाए, या हो सकता है आपकी होने की वजह से बहुत बड़ा दंगा हो जाए, या बहुत बड़े हिस्से को माल या माल जान की क्या हो जाए जी?
हानि हो जाए, हानि को बचाने के लिए आपको क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा अब बंदी याद रखिए कई प्रकार से बनाए, जरूरी नहीं है आपको जेल में डाला जाए, आपको हाउस अरेस्ट भी किया जाता है। याद होगा सबसे पहले 1950 में जब जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था, तो आप जानते होंगे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला 8 साल तक बंदी बना के रखे थे, 8 साल तक। ठीक है, फिर दोबारा मुद्दा आया 2019 में, क्या बना, जम्मू कश्मीर को 370 हटाया, तो वहां के जो टॉप लीडर थे महबूबा मुफ्ती, उनको कहां डाल दिया गया था, इसी आधार पे। ठीक है, तो याद रखिए कि ये मुद्दा हुआ था, तो आधार क्या बना, हो सकता उनके रहने से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता था, इसलिए क्या किया, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, अधिकार दिए गए हैं। अब कितने दिन तक डाल सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतम एक व्यक्ति को कितने महीने तक क्या रख सकते हैं, नजरबंद रख सकते हैं, आगे देखते हैं। तो एक चीज समझ में आया, निवारक निरोध का मतलब क्या हो गया जी, नजरबंद। ये समझ में आया क्या हो गया, नजरबंद। ठीक है, अब नजरबंद कहां किया जा सकता है, तो एक होता है आपके पास जेल, और दूसरा हो सकता है आपके पास गृह घर। ठीक है जी, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं हाउस अरेस्ट के नाम में आप सुने होंगे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ऐसे कहते सुने होंगे ज्यादा। ठीक है, तो याद रखिएगा नजरबंद में आपको तमाम प्रकार की सुविधा दिया जाएगा, खाने पीने हर चीज का, आपका कनेक्टिविटी बस काट दिया जाता है, मतलब बाहरी दुनिया से आप क्या हो जाओगे, बेखबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नजरबंद, मतलब बाहरी दुनिया से क्या हो जाओगे जी, बेखबर। बेखबर कहने का मतलब है क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो बाहरी दुनिया से बेखबर जब तक कि आपको जो काम है वो काम नहीं हो पाता, इसे कहते हैं निवारक निरोध। तो याद रखिएगा पुलिस के आदेश से होता है, ये पुलिस के आदेश से, किसके आदेश से जी, पुलिस के आदेश से, जबकि वहां किसका आदेश लग रहा था, न्यायालय का आदेश। यहां पुलिस के आदेश से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नजरबंद। ठीक है, तो अधिकतम याद रखिएगा जी, अधिकतम 3 महीने तक, अधिकतम कितना, 3 महीने तक, समझिएगा एक व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक क्या रख सकते हैं, नजरबंद। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है 22/4, जितना बताया वो सब किसमें बताया है, 22/4। ठीक है, बस बेसिक जान लीजिएगा, पूछेगा नहीं किसमें है, जानकारी होना चाहिए। 22 में बताया निवारक निरोध, अगर आ गया तकदीर खराब है क्या लिखोगे, 22/4। ठीक है, अब समझिएगा अधिकतम 3 महीने तक की क्या है प्रावधान, आप नजरबंद रख सकते हो, लेकिन सरकार को और लग रहा है कि नहीं भैया 3 महीना और समय कम पड़ रहा है, तब इसे क्या किया, एक्सटेंशन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है जी, इस कंडीशन में याद रखिएगा, अगला पेज दे देता हूं, यदि 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक क्या करना चाहिए, यदि 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक नजरबंद करनी हो, तब मैं क्या बोल रहा हूं जी, यदि 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक नजरबंद करनी हो, तब बोर्ड से अनुमति लिया जाता है, बोर्ड से अनुमति लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किससे जी, बोर्ड से अनुमति लिया जाता है, बोर्ड गठित किया जाता है, याद रखिएगा। अब इस बोर्ड में होते कौन है, याद रखिएगा, इस बोर्ड में याद रखिएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये समझिए इस बोर्ड में कौन होते हैं जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुमति से क्या किया जा सकता है,
90 दिनों से ज्यादा दिनों तक आपको नजरबंद रखा जा सकता है। समझ में आ गया? नजरबंद कहने का मतलब है आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। आप अगर हाउस अरेस्ट आपको कर दिया गया, आप पूरे घर में टहल कर सकते हो, लेकिन आपकी जो बाहरी दुनिया है उनसे कनेक्टिविटी को छीन लिया जाता है, बस याद रखिएगा। अगर जेल में जो अलग बात है, अब वो निर्भर करता है कि नजरबंद कहाँ रखा जा रहा है। हो अच्छा, एक बार और याद रखिए, नजरबंद कहने का मतलब ये भी होता है आपके निवास स्थान से हटाकर कुछ दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। जिस छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर ले जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और जम्मू कश्मीर व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भी लाया जा सकता है। समझ आ गया जी? क्यों ऐसा? क्योंकि ताकि उसके रहने से और जो विद्रोह है या जो भी हो वो ज्यादा ना बढ़े। समझ में आ गया? ये किया जा सकता है। पूरा पावर किसके पास रहता है? उस समय पुलिस के पास रहता है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि निवारक निरोध अधिनियम भारत में क्या है जी? रॉलेट एक्ट के समान है। समझ में आया? रॉलेट एक्ट लाया गया था, क्या था कानून कि उस समय पुलिस शक के आधार पर भी बिना जज, कहते ना जी, बिना वकील, ठीक है जी, बिना न्यायालय की कहा सीधा बंदी बना दे। सेम वो भी है निवारक, तो वर्तमान में भी हमारे यहाँ चालू है। ठीक है, तो ये बताया है 22(5) में बताया है। समझ में आ गया? अब 22(7) क्या कहता है जान लीजिए। ये कहता है यदि संसद चाहे तो यदि 3 में से ज्यादा लंबे समय तक बंदी बनाना हो तो नियम बना लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो समझिएगा अगला, निवारक निरोध संबंधी कानून कौन बनाएगा जी? कानून कौन? संसद द्वारा, संसद बनाएगी। याद रखिए, कौन बनाएंगे? संसद, हमेशा याद रखिए। अब देखते हैं कौन कौन सा कानून आता है। तो याद रखिएगा 1950 में पहला कानून आया जिसे कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। याद रखिए, पहला कानून क्या है जी? निवारक निरोध अधिनियम, याद रखिएगा। ठीक है, कब आया? 1950 में। इसे कहते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम, क्या हो जाएगा जी? निरोध कानून। समझ आ गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम निरोध कानून कौन सा था? निवारक निरोध अधिनियम 1950। अब इसमें बहुत सारा प्रावधान रहा होगा। इसमें जानने के है अधिकतम 10 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अधिकतम 10 माह तक ये काम का है, याद रखिए। देखिए, अब समझिएगा, बेसिक निवारक निरोध लगता है आप 3 माह है, ज्यादा जाना है तो बोर्ड में चले जाइएगा। लेकिन इसके एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया तो आपको क्या लगेगा जी? आप 10 माह के लिए क्या हो गए हो? बुक हो जाते हो। इसे क्या कहते हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिएगा। ये 1951 से प्रारंभ हुआ और 1969 में समाप्त। मोस्ट टाइम थी, कहीं पूछ देते हैं। तो आया कब? 1951 से प्रारंभ हुआ और समाप्त कब? 1969 में। ठीक है, रीजन ये था इसका बहुत ज्यादा मिस यूज होना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसे क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। और इसे समाप्त करके एक नया कानून लाया गया जिसे कहते हैं मीसा एक्ट। अगला क्या आ जाएगा जी? मीसा 1971। समझिएगा जी, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है जी, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेनेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आया था मीसा 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा ये लागू हुआ 1971 में लागू। ठीक है, और
समाप्त हो जाता है 1978 में, मोस्ट एमपी। ठीक है, समाप्त कब हुआ? 1978 में। रीजन ये भी था, इसका भी बहुत ज्यादा मिस यूज किया गया था। कारण याद रखिएगा, 1975 में क्या लगा था? आंतरिक आपातकाल। सबको याद है, जब आंतरिक आपातकाल लगा था तो बड़े बड़े नेताओं को भी कहां डाल दिया गया? जेल में। डालने वाले कौन व्यक्ति थे जी? इंदिरा गांधी। समझ गए? तो इसका क्या हुआ? 1975 में आंतरिक आपातकाल के समय बहुत ज्यादा क्या हुआ जी? इस्तेमाल हुआ था। मतलब इसे क्या कह सकते हैं, इसका मिस यूज हुआ था, इसलिए इसे क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। ठीक है, तो मीसा एक्ट कब आया? 1971 में। जो काम के वही बता रहा हूं आपको ना, है बहुत सारा। तो दूसरा ये हो गया मीसा, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा लिख लीजिएगा पोटा। ये मोस्ट एमपी है पोटा, सॉरी पोटा रासुका लिखिएगा। इसको हटाइए, पहले नया पेज ले रहा हूं। ठीक है जी। तीसरा लिखिएगा रासुका, ये एमपी जी रासुका। ये मोस्ट एमपी है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये आया था 1980 में। कब आया जी? 1980 में। याद रखिएगा, शॉर्टकट में इसे हम लोग रासुका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रासुका। ठीक है जी। फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि सबसे खतरनाक यही है, इस अधिनियम के तहत पुलिस क्या करेगी जी? क्या करेगी बताइए? पुलिस इनकाउंटर कर देती है। मतलब पुलिस किसी को, मतलब इनकाउंटर जो करते हैं किसके तहत? रासुका। सबसे खतरनाक यही है, याद रखिएगा जी। पुलिस इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था, सुने होंगे आप, डॉक्टर वाला। उसका आरोपों को वहां के हैदराबाद की पुलिस ने इनकाउंटर किया था। याद आया? ये इसी के तहत दिया गया है। तो पुलिस को पावर दिया गया है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो चौथा क्या देखें? रासुका। तीसरा रासुका। अब चौथा है पोटा। पोटा क्या है? पोटा को हम लोग कहते हैं आतंकवाद निरोध अधिनियम। आतंकवाद निरोध अधिनियम, याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, याद रखिएगा, जाना जाता है आतंकवाद निरोध अधिनियम। ठीक है। पोटा जो आया, याद रखिएगा, इसे लाया गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में लाया और ये 2004 में समाप्त कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा पोटा। और एक और देख लीजिएगा, संजय दत्त के ऊपर लगा था एक आरोप, जिसे कहते हैं ताड़ा। ये जरूरी जानना, ताड़ा। ताड़ा आया था 1985 में और 1995 में इसे क्या कर दिया था जी? बंद कर दिया था। ताड़ा, ताड़ा को हम लोग नाम जानते हैं आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम। ठीक है जी। संजय दत्त के ऊपर क्या लगा था? ताड़ा। समझ आ गया जी? वो क्या रख लिए थे? AK-47 उसके कार से मिला था, याद रखिएगा। तो उनको ताड़ा लगा है, याद रखिए। ठीक है जी। अब है क्या ये? टेररिस्ट एक्टिविटी डिस्क्रप्टिव एक्ट, याद रखिएगा ना। तो आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम कब आया? 1985 में और समाप्त 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा।
लास्ट एक और देख लीजिएगा, जो वर्तमान में जो चर है वो बता रहा हूं। छठवां, गैर कानूनी गतिरोध, गैर कानूनी गतिरोध निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, ठीक है जी, 2008, यही वर्तमान में चल रहा है। ये चल रहा है और एक रासुका, ठीक है, समझिएगा। रासुका से ज्यादा खतरनाक टाड़ा आया। टाड़ा के इधर सीधा जितने नक्सलवादी होते सबको मार दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा मिस यूज तो वहां लोग करने वाले करते थे, जम्मू कश्मीर किए हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या आया, पोटा आया, ठीक है। तो पोटा भी ज्यादा मिस यूज हुआ, जिसके चलते क्या हुआ जी, ये समाप्त हो 2004 में। इसके अधिकांश उपबंधों को किसमें शामिल कर लिया है, गैर कानूनी गतिरोध निवारण अधिनियम 2008 में। तो वर्तमान में रासुका चल रहा है और आपके पास यही चल रहा है, दो चीज, ठीक है। बेसिक जानकारी बस बता रहा हूं, एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है। रासुका को पूछा है, पोटा को पूछा है और ताड़ा को पूछा है, बस, ठीक है जी। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है हमारा यही है रासुका, ये बस जान लीजिएगा। कब आया, 1980 से। और वर्तमान में भी कौन चल रहा है जी, यही चल रहा है। क्योंकि अभी हमारे अंदर देखा जाए तो आतंकवादी जैसे गतिविधि नहीं हो रहा है, वो कहां हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में सीमित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चलता था उधर था, अब वहां भी कम मामला देखने को आ रहा है। अब आपको पता होगा छत्तीसगढ़ पे 6 जिले थे किसमें जी, आतंकवादी सम्मेलन में। अब 5 जिला हो चुका है, याद रखिएगा। बस्तर भी मुक्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब है ही नहीं, इसको रखने से क्या मतलब पड़ेगा। इसीलिए कौन है वर्तमान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, रासुका, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है, तो हम देखें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये सब किसकी बात चल रही है जी, बताइए, स्वतंत्रता के बारे में। समझ में आया, स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं। क्लियर हो गए जी। मतलब इसीलिए कहा गया है कि सर्वांगीण विकास के लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए ही, और ये आपका क्या है, ये आपका मूल अधिकार है। यदि कोई आपका हनन करे, आप कहां जा सकते हो, 32 का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट जाओगे और 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय पहुंच सकते हो। जिनमें सबसे मोस्ट एमपी याद रखिएगा, एक था आपके पास 19 और दूसरा है 21, ठीक है। 19-21 लगभग समानता है, लेकिन 19 याद रखिएगा ये विशिष्ट शक्ति है और ये सामान्य है जो सबको प्राप्त है। समझ आएगा जी। 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा समाप्त नहीं होगा, 20 क्या कहता है, अपराध के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया। अपराध होने के पहले यदि समझिएगा, यदि अपराध हो जाता है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो आपको दोषी ठहराए, और कोई ठहरा सकता। जबकि 22 क्या कहता है, यदि आपने अपराध कर दिया तो आपको क्या क्या राइट्स दिया गया है। एक अपराध होने से पहले है और एक अपराध होने के बाद है। तो यहां भी 22 में भी 2 प्रकार का देखें। एक क्या होता जी, दंडात्मक निरोध, आपने लॉ तोड़े फिर न्यायालय ने आपको सजा दिया। और एक क्या होता है, शक के आधार में अपराध रोकने के लिए क्या किया जाता है, आपको बंदी बना लिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नजरबंद के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। अब लास्ट 2 आर्टिकल और पर एकदम बेसिक से है। अगला लिखिएगा, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार, याद रखिएगा। शोषण का अधिकार ये कौन सा हो जाएगा, हमारा तीसरा अधिकार हो गया, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद कहां से कहां तक जी, 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, ठीक है। देखते हैं, समझिएगा। अनुच्छेद 23 मोस्ट टाइम पे पूछ दिया जाता है, मानव के, ठीक है जी, दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से प्रतिषेध, बलात् श्रम से प्रतिषेध, ये मोस्ट एमपी है।
तो इसमें क्या कहते हैं, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से प्रतिषेध, ये आपको दिया गया है। दुर्व्यापार कहने का मतलब है मानव को, अच्छा मानव का मतलब होता है महिला भी शामिल हो जाता है, पुरुष भी शामिल हो जाता है। मानव को याद रखिएगा जी, ठीक है, वस्तु ना समझना, वस्तु ना समझना, ठीक है, मानव को क्या नहीं जी, वस्तु नहीं समझना, ठीक है। तो क्या उपबंध समझते हैं, तो पहला समझिएगा क्या कहता है, पहला बच्चों एवं महिलाओं को, मोस्ट टाइम पे जी, बच्चों एवं महिलाओं को वस्तु के समान क्रय करने पर प्रतिबंध है। ये समझ में आ गया, वस्तु नहीं भैया कि आप उसे बेच दो या खरीद दो, ये पूर्णता प्रतिबंध है। ये सिर्फ किसमें थे, दुर्व्यापार में आ जाता है। समझ आया, दुर्व्यापार क्या हो जाता है, बच्चों एवं महिलाओं को वस्तु के समान क्रय विक्रय प्रतिबंध है, ठीक है। दूसरा, किसी भी अंग का, किसी भी अंग को खरीद या फरोख्त करना, खरीद फरोख्त करना क्या है जी, प्रतिबंध। समझ में आ गया, ऐसा नहीं मेरा किडनी ले लीजिए ऐसा वाला, ये नहीं चलेगा, ये क्या माना जाता है, दुर्व्यापार माना जाता है। आप दान कर सकते हो, ठीक है जी। और तीसरा, देह व्यापार में जबरदस्ती, देह व्यापार, देह व्यापार प्रतिबंध है। कई जगह जाइएगा तो देह व्यापार लोग चलाते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये सभी प्रतिबंध है, इसे क्या है, मानव का दुर्व्यापार माना जाता है। समझ में आ गया जी, मानव का दुर्व्यापार कहने का मतलब सबसे पहला, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल कार्य में ना निरूपित, जिसे कहते हैं देह प्रतिबंध, ठीक है जी। दूसरा, उसके अंग को खरीद या फरोख्त करना, वो भी प्रतिबंध है। और तीसरा, वस्तु के समान उनका क्रय विक्रय करना प्रतिबंध है। आप सुने होंगे हजारों लड़कियों को बाहर से बाहर भेजा जाता है कम उम्र का, ठीक है, जो अवैध तरीके से, वो सभी प्रतिबंध है, उनके खिलाफ आपको अधिकार दिया है, याद रखिए, जो क्या है 23। तो ये दुर्व्यापार हो गया। अब बलात् श्रम क्या, तो वो भी समझ लीजिएगा, बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम, ठीक है जी। बलात् श्रम का कहने का मतलब है जबरदस्ती, जबरदस्ती कार्य कराना, जबरदस्ती कार्य कराना, जबरदस्ती कार्य कराने का मतलब समझ गए, इच्छा के विरुद्ध, क्या हो गया जी, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध क्या कराओगे, कार्य कराना, उसे कहा जाता है बलात् श्रम। दूसरा, पहला क्या हो गया, इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, बलात् श्रम होता है। दूसरा, उचित वेतन ना देना, उचित वेतन ना देना, ठीक है, उचित वेतन न देना, ये भी क्या माना जाए, बलात् श्रम माना जाता है। अब इसी में आप लिख सकते हो बंधुआ मजदूरी, जान गए जी, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या है, एक प्रकार का बलात् श्रम है, लोगों को कम पैसा दिया जाता है और दबा के शोषण किया जाता है। प्लांट वाले करते क्या है, वही चीज करते हैं ना जी, 12 घंटा पूरा खा जाते हैं, याद रखिएगा, और पेमेंट ना के बराबर दिया जाता है। हालांकि लोग विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उसका कंडीशन रहता है, उसे हम लोग साइन करके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बलात् श्रम का मतलब समझ में आएगा, जबरदस्ती कार्य कराना, उनका इच्छा ना है फिर भी करा रहे हो। जैसे कोविड दौर के समय था, ठीक है, तो उस समय सभी के लिए क्या किया गया, सेफ्टी ध्यान रखा गया था। अब जबरदस्ती किसी महिला को आप लगा रहे हो, वो क्या माना जाएगा, बलात् श्रम माना जाएगा। लेकिन वो नेशनल ड्यूटी था, वो वैध रहेगा। समझ आ गया जी। अब इसमें अपवाद है, अपवाद ये है कि सरकार चाहे तब
सरकार चाहे तब बलात् श्रम करा सकते हैं। समझ में आया जी? जरूरी नहीं उसके बदले आपको क्या दे, वेतन दे, क्योंकि इमरजेंसी आ चुका है। समझ आ गया? तो किसको अधिकार है? केवल सरकार को भैया। और किसके हित में रहेगा? राष्ट्र हित में। ये याद रखिएगा, सरकार भी क्या करेंगे? राष्ट्र हित में ही किया जा सकता है। हो सकता है राष्ट्र में सभी लोगों को पेमेंट रोक दिया जाए, ये भी बलात् श्रम हो गया ना। समझिएगा, नेशनल इमरजेंसी आ गया, हो सकता है हम लोग को पेमेंट रोक दिया जाए, तो भी हमको करना पड़ेगा। समझ आएगी जी? तो किसमें आ सकते हैं? याद रखिए, राष्ट्र हित में होगा तब बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। सामान्य स्थिति में क्या माना? बलात् श्रम माना जाता है। समझ आएगा? 23 क्या कहता है जी? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध है। तो कहीं ना कहीं इस बलात् श्रम को लीजिए या दुर्व्यापार को लीजिए, ये क्या करे जी? एक प्रकार से शोषण तो हो रहा है ना। तो इनके खिलाफ आपको क्या दिया है? राइट दिया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, अब कहां जाइए? न्यायालय पहुंची, पुलिस पहुंची, माध्यम बताया है। और लास्ट आज के ले लीजिएगा बस 24, फिर कल अलग बताऊं, अनुच्छेद 24। ठीक है जी? कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंध है। ये मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है। ठीक है जी? तो प्रतिबंध कहां प्रतिबंध है? कारखानों में। डेट क्या दिया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रतिबंध है। कारखाने कैसे होना चाहिए? खतरनाक कारखाने, ये इसके श्रेणी में आता है। जैसे माइनिंग वाले हो गए, वहां पर आप नहीं लगा सकते। फटाके उद्योग हो गए, वहां पर नहीं लगा सकते। केमिकल वाला उद्योग है, वहां पे नहीं डाल सकते, क्योंकि 14 वर्ष से कम प्रतिबंध है। लेकिन होटल में आप देखते हो लग जाता है, कोई से भी वो लग जाता है जी, वो मान्य हो जाता है। तो इसके अपवाद भी है। तो याद रखिएगा, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर नियोजन पर प्रतिबंध है। ऐसा किया जाता, कोई भी आप उनके खिलाफ जाकर क्या कर सकते जी? कंप्लेन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो याद रखिए, लेकिन इसका अपवाद है, अपवाद समझिएगा। जैसे 1 मिनट भाई बस बचे हैं, फिर खत्म कर दूंगा। ठीक है? जैसे बीड़ी उद्योग हो गया या होटल हो गया, यदि उसके पिताजी है, उनके प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। ये माना जाता है कि उसका हेल्प कर रहा है। लिख लीजिए अपवाद, पिता या पालक के उपस्थिति में। ठीक है जी? कार्य करना। ठीक है जी? ये बलात् श्रम के श्रेणी में नहीं आता। समझ में आया? ये क्योंकि वो पिता के संरक्षण में है ना, याद रखिएगा जी, पिता के संरक्षण में कार्य कर रहा है। तो आप देखो कई जगह जाइए, ढाबों में आपको बच्चे लोग दिख जाते हैं, बेसिक दिख जाता है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा जो खतरनाक उद्योग है, वहां भी जो पालक है या पिता अपने बच्चे को नहीं ले जा सकता। कहां पे? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले। ये याद रखिए, ये सामान्य स्थिति की बात चल रही है ना, ये सामान्य स्थिति की, ये समझ में आया? सामान्य स्थिति में वैध है। हालांकि नियम ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहीं भी आप नियोजन नहीं लगा सकते, कहीं भी जाइएगा। लेकिन कुछ हालत में क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया, हो सकता है उनका पिताजी कहीं ना, मतलब अच्छे कंडीशन में ना हो, तो इसे दिया गया है। लेकिन ये बात और कभी लागू नहीं हो। जिन्हें खतरनाक उद्योग हो गया, जैसे रसायन वाले, बारूद वाले, ठीक है जी, खान वाले, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते, हो सकते हैं बच्चे को जो आयु को प्रभावित करे। इसीलिए यहां पर क्या कर दिया है? सभी प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है? तो हमारा जो तीसरा अधिकार क्या था? शोषण के 2 मिलता है। 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध करता है। ठीक है? और 24 क्या कहता है? कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या करना है? प्रतिबंध करता है। क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु को क्या बोलते हैं हम लोग? ये सुकुमार बालक कहा जाता है।
सुकुमार बालक, ये वो अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करेगा जी, विकास होना प्रारंभ होता है। अगर उसी अवस्था में किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए, उनका सर्वांगीण विकास कैसा हो सकता है। ठीक है, आज क्लास यही रखते हैं।